गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाफ्टा। नाफ्टा ये क्वेश्चन आया था टेस्ट मेंस में आया। नाफ्टा स्थापना 1 जनवरी 1994। स्थापना 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी 1994। 3 देशों का समूह है। नॉर्थ अमेरिकन, उत्तरी अमेरिकी देशों का साझा व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, तो इस स्थापना कब? 1 जनवरी 1994। तो उत्तरी अमेरिकी देशों का है। तो उत्तरी अमेरिकी देशों में कौन से देश? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कैसा समझौता है ये? एक पक्षीय है, द्विपक्षीय है, बहुपक्षीय है, त्रिपक्षीय है? कौन सा समझौता है ये? त्रिपक्षीय है। 3 पक्षीय, त्रिपक्षीय बोला ना मैंने? ये सुना ही नहीं लगता है शब्द, या ध्यान ही नहीं दिया। गलती यही तो हो जाती है हम लोगों से, है ना? हम लोग वो सुनना पसंद करते हैं जो हम चाहते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं है हम सुनना भी नहीं चाहते। त्रिपक्षीय समझौता कौन सा है? त्रिपक्षीय। 3 देश ही इसमें शामिल है, वो है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। क्लियर है एकदम? मुख्यालय की यदि हम बात करें तो तीनों देशों में मुख्यालय है। ओटावा, मैक्सिको सिटी और वॉशिंगटन डीसी। तीन देशों की राजधानियों में इसके कार्यालय बने हुए हैं। ज्यादा पढ़ेंगे नहीं इसमें, शॉर्ट में अब जितने भी संगठन पढ़ेंगे हम बड़े शॉर्ट में पढ़ेंगे फ्री के दृष्टिकोण से। और बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो आपको उसकी शर्तें पता है। व्यापार जो प्रशुल्क वगैरह शून्य होगा, ये सारी बातें इसमें हम जैसे के वैसे ही जोड़ते चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे अंकटाड। UNCTAD। अंकटाड क्या है हमारे पीछे? यूनाइटेड नेशन। हाँ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी में यदि देखें तो संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। स्थापना देखिए 23 मार्च 1964। 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964। 16 जून 1964
64 जेनेवा सम्मेलन में। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, पहले इसको समझेंगे हम। यूएनओ कब स्थापना हुई थी कविता जी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 है। कहाँ मुख्यालय है इसका? मुख्यालय कहाँ पर है यूएनओ का? अमृत न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कंफ्यूज हो जाते हैं, वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क या जेनेवा, कुछ नहीं तो जेनेवा है, ये कर लेते हैं लोग, लेकिन नहीं। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में इसकी, इस न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 5 अंग इसके, इसकी अलग अलग संस्थाएं हैं और उसमें से एक है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद 5 स्थायी सदस्य है उसमें। तो ये जब हम यूएनओ को पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन उसकी एक संस्था है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो यूएनओ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक सम्मेलन हुआ। कहां पर? जेनेवा। कब से कब तक? 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964 के बीच में। इस सम्मेलन में इसका, इस संस्था का कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा कोई सम्मेलन होना चाहिए। तो ये क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964। किस नाम से जाना जाता है इसे? जेनेवा सम्मेलन। मुख्यालय, मुख्यालय कहां पर होगा इसका? मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे लिखेंगे। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी एजेंसी है, स्थायी एजेंसी है तथा इसके सचिवालय का भाग है। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका एक सम्मेलन आयोजित होता है। अंकटाड का दूसरा सम्मेलन पहला 1964 में हुआ, स्थापना भी उसी समय, तो दूसरा कब होगा? हाँ जी दिनेश कुमार, पहला 1964 में हुआ, दूसरा कब हुआ? मतलब आपकी कलम और दिमाग साथ नहीं दे रही, दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। आपने लिखा क्या है? जो लिखा है वो पढ़ के बता दो, आखिरी की 3 लाइन पढ़ के बता दो बस। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी एजेंसी है तथा इसके सचिवालय का भाग है। प्रत्येक 4 वर्ष में एक सम्मेलन। तो अब बता, 1964 में हुआ था, तो अगला कब होगा? 68 में होगा। तो इतना सोचने की जरूरत क्या है भाई? जो लिख रहे हैं, मैंने बोला ना, जितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। नाक क्या काम कर रही है हमें पता होना चाहिए, है ना? नहीं तो पता ही नहीं होते तो लोगों को बहते हुए दिखती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी नाक क्या काम कर रही है। हमें ध्यान होना चाहिए। बेइज्जती होती कि नहीं तो 4 लोगों के बीच में, तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है वो क्या काम कर रही है, ये हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तभी तो आदमी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। नहीं आए समझ में? जो लिख रहे हैं वही नहीं पता हमें, तो ऐसे लिखना कौन से काम का? लिखो ही मत, है ना? पूरी कॉपी सबसे अच्छी, पूरी कॉपी सबसे अच्छी होती है, ताकि दूसरा आदमी उसके ऊपर कुछ अच्छा सा लिख तो सकते हैं। क्या लिखा हमने? प्रत्येक 4 वर्ष में इसका एक सम्मेलन होता है। तो दूसरा सम्मेलन भारत में हुआ है, तो भारत में कब होगा?
31 जनवरी 1968 से 29 मार्च 1968 के बीच नई दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन कब हुआ? 1968, नई दिल्ली। क्या उद्देश्य है इसके? उद्देश्य, अंकटाड के उद्देश्य। अंकटाड का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के त्वरित आर्थिक विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार व विकास के संबंध में नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन करना, लास्ट लिखेंगे। उद्देश्य को हमने एक पैराग्राफ में बना दिया, तो इसको पॉइंट वाइज भी आप लोग जोड़ सकते हो उसमें। एक और लाइन इसमें ऐड करेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक समूह की व्यापार व विकास नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। अब इसकी रिपोर्ट देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है ना, ये WTO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वहाँ फंस जाते हैं। तो इसकी रिपोर्ट कौन कौन सी है अंकटाड की? तो लिखेंगे व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब यहाँ हम जाएंगे WTO के पास में। WTO बोलेगा मुझे नहीं पता, मैंने कब जारी कर दी, गड़बड़ हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे क्या? नहीं। फिर बोलेंगे ट्रेड से संबंधित है, या तो WTO की रिपोर्ट होगी या गेट की। तो गेट तो फिर 1995 में खत्म हो गया, अभी WTO ही जिंदा है, तो इसी की रिपोर्ट होगी और गलत हो जाएगा। दूसरा है ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिव्यू, ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिव्यू, ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिव्यू, एक ही रिपोर्ट है, ऐसा नहीं लगेगा। रिव्यू, ट्रेड एंड एनवायरमेंट रिव्यू। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। लास्ट लिखेंगे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट।
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एंड नवाचार रिपोर्ट। नाफ्टा, दो संगठन पड़े अपन ने। नाफ्टा उत्तरी अमेरिकी देशों का साझा व्यापार संघ, स्थापना कब? 1 जनवरी 1994। 3 देश इसमें। सरल सा क्वेश्चन बन जाता है, नाफ्टा का सदस्य कौन सा देश नहीं है, वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कनाडा, मैक्सिको सिटी और मैक्सिको और यूएसए, तीनों देशों की राजधानी, कनाडा की राजधानी ओटावा, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी और यूएसए की वॉशिंगटन डीसी, तीनों में इसका मुख्यालय। फिर अंगटाड पढ़ा अपन ने। अंगटाड काय की संस्था है? ये यूएनओ की संस्था है। यूएनओ का एक संगठन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो स्थापना 23 मार्च 1964 से 16 जून 1964 जेनेवा सम्मेलन में, यही इसका पहला सम्मेलन था। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका सम्मेलन आयोजित होता है और मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में भी 1968 में हुआ। क्या काम है ये हमने पढ़ लिया कि व्यापार से संबंधित जो समझौते वगैरह हुए हैं या फ्री ट्रेड जोन है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, विकास के लिए कार्य करना, रिपोर्ट देता है। फिर ये अब जो सम्मेलन होता है 3-4 महीने का सम्मेलन होता है, उसमें जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसके आधार पर ये अलग अलग रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है। क्लियर एकदम। अब हम पढ़ेंगे ILO। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिस्ट्री वाले भैया नमस्ते। आपको तो पता ही होगा, क्या पता होगा? मर्दीप आप क्यों देख रहे पीछे पलट पलट के? आप भी हिस्ट्री वाले हैं क्या? क्या पता होगा इनको? इनको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। काय से समाप्त हुआ ये युद्ध? कौन सी संधि? वर्साई की संधि। यही जाना है, यहां तक पहुंच जाना था, वर्साई की संधि। ठीक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो शांति समझौते हुए विभिन्न देशों के बीच में, तो अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग मित्र राष्ट्र बताया मैंने, जो विजेता थे, धुरी राष्ट्र पराजित थे। तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के साथ में संधि की, उसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की ये पराजित थे। तो हर देश के साथ साथ इन्होंने अलग अलग संधि की थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वर्साई की संधि। कौन सी? वर्साई की संधि 1919। जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? वर्साई। ये अपमानजनक संधि, अपमानजनक संधियां, क्योंकि उन्होंने मजबूरी में आपकी बात तो मान ली थी लेकिन कसम खा ली थी इसका बदला जरूर लेंगे करके। और ये एक तरीके का जो बीच का जो समय है 1919 से 1939। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1919 में और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1939 में। तो एक तरीके का क्या शुरू हुआ, मैंने क्या बोला? खत्म हुआ है ना? ठीक है। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ 1939। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमक कम था तो डाल दिया उसमें। मजा आना चाहिए, बस कुछ भी हो मजा में आना चाहिए, आप लोगों को भी और मुझे भी। गलत या कुछ कमी विषय पढ़ाओ तो मुझे भी मजा नहीं आता, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार आज कुछ क्लास जमी नहीं करके, है ना।
तो 1939 से 1939 के बीच का जो समय है ये युद्ध अंतराल कहा जाता है, मतलब तैयारी का समय, दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयारी का समय कहा जाता है। लेकिन देखो युद्ध लड़ रहे वो अलग पार्टी है ना, लेकिन इसमें जो लेबर है, जो श्रमिक है, इसके लिए दिक्कत हो रही थी, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही थी। भाई जो युद्ध जिसके दिमाग में चल रहा है, जो लड़वाना चाह रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, और एक तरफ गरीब आदमी जो होता है उसका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो सबसे निचले स्तर पे जो आदमी बैठा है वो, तो उनके लिए ये एक सम्मेलन था और उन्हीं के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना है। लिखेंगे इसे, स्थापना, उत्पत्ति लिखेंगे 1919 वर्साई की संधि के पश्चात, वर्साई की संधि के पश्चात। मुख्यालय, स्थापना 1919 वर्साई की संधि के पश्चात। एक संगठन भी बना था इस समय, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं। वर्साई की संधि के साथ साथ लीग ऑफ नेशन भी बना था। वो शांति सम्मेलन आयोजित करता था। शांति सम्मेलन में ही ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई थी। और ये सम्मेलन कब हुआ? 1919। मुख्यालय इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय जेनेवा, मुख्यालय जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। उद्देश्य लिखेंगे, सार्वभौमिक एवं स्थायी शांति, सार्वभौमिक एवं स्थायी शांति जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो। दूसरा, अधिकतम कार्य दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एक जो अधिकारी वर्ग का व्यक्ति होता है ना, जिसके अधीनस्थ कर्मचारी काम करते हैं, तो उस अधिकारी से ये आशा रखी जाती है कि उनको इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो। तो इंटरव्यू से संबंधित भी ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। भी आप मजदूरों के हित के लिए, आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के हित के लिए आप क्या कर सकते हो, कैसे सामंजस्य करोगे, तब हमें ILO की याद आएगी और ये हमें सही जगह पहुंचाने में मदद करेगा। तो अधिकतम कार्य दिवस एवं सप्ताह को सुनिश्चित करने के साथ कार्य के घंटों को नियमित करना। इस सप्ताह में कितने दिन काम करना है ये भी तय करना है। साथ ही एक दिन में कितने घंटे कार्य करना है ना, ये भी तय करना है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे का रात और दिन है, 8 घंटे सो जाओ और बाकी काम करो, ऐसा होगा क्या? नहीं। सिर्फ 24 घंटे में से कितने घंटे? 8 घंटे काम करना है और बाकी समय अपने काम करना है, आराम करना है। तो ये सारी बातें ये किसने तय की? नहीं तो पहले तो जैसे ये आप प्रभात पट्टन देखा किसी ने? देखा है क्या? आपको छोड़कर, है ना, क्योंकि आपने तो देखा नहीं है।
किसी ने तो देखा होगा, नहीं देखा? बरूड देखा? आपने देखा? यस कहाँ से गए थे आप बरूड? पता नहीं कुछ गए थे कहाँ से गए कौन सा गांव है आपका? आपका गांव कौन सा है? हाँ? खेड़ा एनखेड़ा, ठीक है। एनखेड़ा से तो डायरेक्ट बस जाती नहीं होगी, पहले बैतूल बाजार होते हुए तो बाहर आते होंगे ये, या मासूद जाते होंगे? कहाँ रहता है? मासूद बिरुल बाजार बिरुल बाजार रहता है ना। बिरुल बाजार से आप प्रभात पट्टन जाएंगे और प्रभात पट्टन से फिर चक्री घाट होते हुए, कौन सा घाट बोलते हैं उसे? चक्री घाट, है ना, 52 मोड़ है उसमें, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो वो जो रोड बन रहा था अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ, तो मजदूरों को सिर्फ खाना देते थे और काम करवाते थे, खाना और काम। जिसके भी यहाँ खाने पीने कुछ नहीं है, वहाँ रोड पे काम करने के लिए चल जाओ, खाना खाओ और काम करो टाइम टाइम पे। ऐसा नहीं कि दिन भर खाना ही देते रहेंगे, दिन भर खाना ही खाते रहोगे तो काम कब करोगे, है ना। इतना खाना दो कि दूसरे दिन उठ के काम करने की ताकत मिल जाए। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन नींद ही ना खुले, है ना, ज्यादा खाना खा लेते नींद ही नहीं खुले। तो ऐसा शोषण होता था मजदूरों का, 12-12 घंटे काम करवाते थे और मजदूरी उतनी देते थे उनको। तो इसलिए मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए भी कम से कम, जैसे रविवार संडे जो है वो छुट्टी करते, संडे जो है एक दिन, सप्ताह में एक दिन कम से कम छुट्टी हो, ये सारी बातें तय करता है कौन? ILO। अब तो 5 दिन का वर्किंग ये हो गया है, कोरोना जब से आया था तब शनिवार की परमानेंट छुट्टी कर दी कई विभागों में, मेरे विभाग में नहीं है। आगे लिखेंगे, श्रमिक आपूर्ति, श्रमिक आपूर्ति, बेरोजगारी की रोकथाम तथा निर्वाह मजदूरी का विनियमन करना, निर्वाह मजदूरी का विनियमन करना। निर्वाह मजदूरी कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा कि उसका गुजारा हो। तो आज यदि कोई 50 रुपए पर डे के हिसाब से यदि किसी को काम दे दे 1500 रुपये महीने के हिसाब से, तो बेचारे का गुजारा होगा क्या? नहीं, गुजारा नहीं होता 1500 रुपये। कम से कम 10,000 15,000 कम से कम गिरे हालत में सब्जी रोटी खाने के लिए कम से कम 10 से 15,000 रुपये महीना चाहिए। तो निर्वाह मजदूरी देना। और क्या, ये एक और शब्द आया है उसमें, बेरोजगारी की रोकथाम के लिए। कम बेरोजगारी भत्ते जैसी बात, यदि किसी को काम ही नहीं मिल रहा है तो क्या वो भूखा ही रहेगा? बिना खाए पिए तो जिंदा नहीं रह सकता। कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं कि भाई उसमें जब चलाना हो पेट्रोल डालो और चला लो। ये तो मशीन, ऐसी मशीन है हमारी जो 24 घंटे चलती रहती है, तो उसको चालू ही रखना होता है, और एक बार बंद हो गई तो फिर क्या होता है विषय? मशीन हमारी बंद हो गई एक बार तो फिर दोबारा चालू नहीं हो सकती। तो इसके लिए तो कोई काम करे या ना करे, भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसके यदि रोजगार नहीं दे रहे तो फिर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था, ये सारी बातें इसमें लिखी गई। आगे लिखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मान्यता। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मान्यता। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता को मान्यता। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता को मान्यता। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, रोजगार के दौरान बीमारी, रोजगार के दौरान बीमारी, रोग एवं दुर्घटना की स्थिति में
कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्लियर है? अब इसमें ढेर सारी बातें आ गई कि सुरक्षा मतलब बीमा, अनुकंपा, नियुक्ति, ये सब आ गया ना इसमें। यदि रोजगार में लगा हुआ है, वो जो घर का काम करने वाला व्यक्ति उसको कोई अपाहिज हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको एक तो बीमा भी देना पड़ेगा, राशि भी देना पड़ेगा, साथ ही उसके जो वारिस हैं, बच्चे हैं, उनको रोजगार की व्यवस्था भी करना पड़ेगा। मतलब भारत देश ही नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं वाली बात नहीं चलेगी इसमें। इसमें पूरी दुनिया कर रही है, पूरे देश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कोई बोलेगे नहीं ये तो मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। कोई अपने घर से या अपने इससे कोई नहीं करता। आगे लिखेंगे, अगला संगठन पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये मॉडल दर पर आधारित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित। लिखेंगे इसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित। क्या ये एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संस्था। गैर लाभकारी संस्था, स्थापना 1971, जेनेवा। नहीं, जेनेवा नहीं, जर्मनी के मुख्यालय जेनेवा में रहेगा, लेकिन स्थापना जेनेवा में नहीं है। पहले इतना लिख लो, विश्व आर्थिक मंच, क्या लिखा आपने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित गैर लाभकारी संस्था। स्थापना में लिखेंगे 1971 में, 1971 में जर्मनी में जन्मे जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लाउस स्वाब के द्वारा की गई। क्लाउस स्वाब के द्वारा की गई। मुख्यालय कहां पर है इसका, जेनेवा। मुख्यालय कहां पर, जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों की भांति, अमेरिकी कंपनियों की भांति यूरोपीय कंपनियों में बेहतर प्रबंधन संस्कृति का विकास करना था। 1987 में इस संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच
रखा और मुख्यालय जेनेवा। अब देखो बात अमेरिका की और यूरोप की। यदि हम प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात करें तो विश्व के आर्थिक पटल पर सक्षम देश कौन से हैं? सक्षम देश कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ये छोटे छोटे देश, लेकिन पूरे विश्व पर अमेरिका जैसे देश पर कब्जा है इनका, चीन जैसे बड़े देश पर कब्जा, भारत जैसे देश पर कब्जा, अफ्रीका महाद्वीप पर कब्जा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में एक व्यापारी देश जो युद्ध से क्या रहा, दूर, और क्या किया उसने? हथियार बेचे। नहीं है पैसे तो उधार ले लो, ये काम उसने किया। और युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, विश्व की महाशक्ति वो बन गया, विश्व की महाशक्ति वो बन गया। तो जब ऐसी घटनाएं होती है तो एक जैसे अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है सामान्य रूप से, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। लेकिन एक चतुर्थ क्षेत्र जो होता है बुद्धिजीवी वर्ग। कौन सा होता है? बुद्धिजीवी वर्ग का। वो होते हैं रिसर्चर, महाविद्यालयों के प्रोफेसर। ये उन बारीकियों को का अध्ययन करते हैं और रिसर्च करते हैं कि ये यदि आगे बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है, ये पीछे जा रहा है तो कैसे, क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने ये जो नाम बताया ना, जर्मनी में जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर? जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, और नाम क्या था उसका? क्लाउस श्वाब। इसके मन में सर्वप्रथम 1971 में विचार आया कि यूरोपीय प्रबंधन फोरम, क्या नाम? यूरोपीय प्रबंधन फोरम का गठन किया जाए और एनालिसिस किया जाए कि हम लोग पिछड़ क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि जो प्रबंधन जो है अमेरिकी कंपनियों का, वो पूर्ण रूप से कॉमर्शियल है, व्यवस्थित है। तो यूरोपीय कंपनियों का प्रबंधन भी कैसा होना चाहिए? अमेरिकी कंपनियों की तरह होना चाहिए। यही कारण उन्होंने खोज निकाला, भाई हमें अपने काम करने के जो टेक्निक है उसमें परिवर्तन करना चाहिए। कुछ लोग बड़े मेहनती होते हैं, सामान बनाते हैं, घर जाते हैं बेचने के लिए, सामने वाला बोलता सुबह आना, कल आना, दोपहर को आना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान बना लेते हैं, खूब अच्छा एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, जिसको जरूरत है वो घर आ, और लोग बाग जाते हैं, है ना। थोड़ा सा प्रबंधन में अंतर हुआ ना। तो ऐसे ही वो उसमें ये इस प्रोफेसर ने बताया कि वैसे ही उन कंपनियों की तरह, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका की हैं, भाई वो जैसे एक ही जगह यदि हम उत्पादन करते हैं और पूरे विश्व को निर्यात करते हैं, ये ब्रिटेन वाले ऐसा कर रहे थे, अमेरिका ने क्या किया? जिस देश में हमें निर्यात करना है वहीं पे कंपनी खोल लो, वहीं के मजदूरों का इस्तेमाल करो, वहीं के संसाधनों का उपयोग करो, सिर्फ हम पैसे कमाओ। जैसे ये वो जो जिस कंपनी में विस्फोट हुआ था, यहाँ गैस लीक हुई थी, एंडरसन, वो अमेरिका में, जेम्स एंडरसन जो है, मिथाइल आइसोसाइनेट 2-3 दिसंबर 1984 की जो घटना है, क्या नाम है कंपनी का? यूनियन कार्बाइड। मुझे पता है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, याद नहीं आता ये बात अलग है। यूनियन कार्बाइड है ना, जो भोपाल में, कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, MI 2-3 दिसंबर 1984 के मध्य रात्रि में। वो कंपनी अमेरिका की थी, अमेरिकन है ना।
ब्रिटिश सरकार ने अनुमति दी थी। तो ये देखो ऐसा वो काम कर रहे थे, दुर्घटना हो तो तुम्हारे यहाँ हो, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो यही बात वो जर्मनी के उसने भी बोली कि ऐसा प्रबंधन हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियों में भी होना चाहिए। जब 1984 में ऐसे सम्मेलन हुए तो फिर ये बात आई कि जो बात यूरोप के ऊपर लागू होती है वही बात पूरी दुनिया में भी तो लागू होना चाहिए। ऐसा ही प्रबंधन का होना चाहिए, पूरी दुनिया की कंपनी में होना चाहिए। तो फिर बोला कि अब इसका नाम हम बदल देते हैं, और 1987 में क्या नाम रखा इसका? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच, ठीक। 1987 में संस्था का नाम विश्व आर्थिक मंच रखा, और मुख्यालय कहां पर रखा? जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा में। बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष स्विट्जरलैंड की कहां पर होगा? यहाँ पे भी बड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है। दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में किया जाता है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के राजनेताओं, वित्त एवं व्यापार मंत्री, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, अर्थशास्त्री, निजी कंपनियों के प्रमुख तथा नागरिक सम्मिलित होते हैं। इसकी रिपोर्ट लिखेंगे, जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं प्रतिवर्ष। यात्रा और पर्यटन, पहली रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। समावेशी विकास सूचकांक, दूसरी रिपोर्ट, समावेशी विकास सूचकांक। तीसरी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट मतलब जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। और लास्ट में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। क्लियर हो गया? कौन सा संगठन पढ़ा आपने? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके मन में विचार आया था? जर्मनी के एक प्रोफेसर, नाम क्या उसका? क्लाउस श्वाब। कहां पर प्रोफेसर थे ये? जेनेवा यूनिवर्सिटी में। 1971 में ये संगठन के रूप में सामने आया। तब नाम क्या था? यूरोपीय प्रबंधन फोरम। 1987 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका नाम रखा। मुख्यालय जेनेवा। इसके जो सदस्य होते हैं, इनकी बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के दावोस में। किस महीने में? जनवरी। कौन कौन भाग लेता है यहाँ पे? विश्व के राजनेता भाग ले सकते हैं। राजनेताओं में भी कौन से? जो वित्त एवं व्यापार मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री होते
है। फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर वगैरह ले सकते हैं, अर्थशास्त्री ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इसका हिस्सेदार बन सकता है। एक और संगठन, आखिरी संगठन हम पढ़ेंगे